सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 18 मई 2025 को राहु का महागोचर हुआ है। 18 साल के बाद 18 महीने के लिए कुंभ राशि में प्रवेश हुआ है। तो राहु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से, मित्र की राशि में प्रवेश करने से और खासकर कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में प्रवेश करने से कर्क राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राहु और केतु नाम सुना ही होगा। ये दो प्लैनेट हैं जो छाया ग्रह कहलाते हैं, यानी कि इनका रियल में जो एग्जिस्टेंस नहीं है, छाया ग्रह की तरह ये जिस राशि में जाते हैं, जिस प्लैनेट के साथ रहते हैं उसका ही फल देते हैं। तो राहु और केतु का फल के प्राप्त करने से पहले, उनकी रेमेडी करने से पहले हमें अगर राहु और केतु को अगर हम जान लेते हैं तो इससे रेमेडी करने में भी फ़ायदा होता है और उसका फल भी अधिक तेज़ी से मिलता है। राहु और केतु, इनका नाम अलग अलग कैसे हुआ? अगर हम इसकी पौराणिक कथा पर जाएं तो समुद्र मंथन हुआ था। पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली थी। अमृत निकला था, विष निकला था, कामधेनु गाय निकली थी। तो जब विष निकला तो उसको तो शिव जी ने ग्रहण किया था, जिसकी वजह से वो विषधर कहलाए, नीलकंठ कहलाए। अमृत निकला, और जब अमृत निकला तो ये हुआ कि उस अमृत को जो भी पी लेगा वो अमर हो जाएगा। देवताओं में ये था कि अमृत केवल देवताओं को मिले, असुरों को ना मिले। असुरों में जो उनका जो बड़ा सेनापति था असुरों का, उस राक्षस का नाम था स्वरभानु, जो कि हिरण्यकशिपु की बेटी सिन्हिका का बेटा था। पिता का नाम था विप्रचित। तो ये जो स्वरभानु राक्षस था, ये बहुत बड़ा महायोद्धा था और इसने महादेव का बहुत पूजा भी किया था, महादेव को प्रसन्न भी किया हुआ था। तो जब स्थिति ऐसी आई कि अमृत बांटा जाएगा तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर के ऐसा बोला कि देवताओं को एक पंक्ति में बैठाया, असुरों को एक पंक्ति में बैठाया और दोनों को अलग अलग बैठाया गया। बोला गया कि दोनों को अमृत का पान कराया जाएगा और विष्णु ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, कुछ इस तरीके से देवताओं को बतलाया गया कि जो अमृत है वो देवताओं को पिलाया जाएगा और असुरों को केवल सोमरस पिलाया जाएगा धोखे में रख के, ताकि सभी असुर शक्तिशाली ना हो जाए, अमर ना हो जाए। अब ऐसा हुआ कि सबको मिल रहा था, अमृत पिए जा रहे थे, सभी देवताओं को अमृत मिल रहा था, असुरों को उसी के बदले में सोमरस मिल रहा था। असुरों को पता भी नहीं चल पाया। लेकिन स्वरभानु जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था, उसको ये बात पता चल गई और उसने क्या किया, अपने को अमर करने के लिए वो देवताओं की पंक्ति में जाकर के खड़ा हो गया। वहाँ पर सूर्य और चंद्रमा भी थे और विष्णु भगवान जो मोहिनी रूप धारण किए हुए थे, उनके हाथों से उसने अमृत पी भी लिया। सूर्य और चंद्रमा को जब ये बात पता चली कि देवताओं की पंक्ति में ये स्वरभानु राक्षस आकर के अमृत पी गया है, तो उसकी शिकायत उन्होंने विष्णु भगवान से की और विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका जो गर्दन है वो काट दिया। अब चूंकि अमृत पी चुका था राक्षस, तो उसके शरीर के दो टुकड़े होने के बावजूद भी उसका एग्जिस्टेंस बना रहा और उसका जो सर था वो राहु कहलाया और जो धड़ था वो केतु कहलाया। और विष्णु भगवान ने उनको कह दिया उस राक्षस को कि चलो तुम्हें नवग्रह में हम स्थान दे देते हैं। तो राहु और केतु का यही हिसाब है। अब आते हैं राहु और केतु करते क्या हैं। राहु और केतु कुंडली के 180 डिग्री पे रहते हैं। जहाँ पे राहु रहेगा उससे सीधे 7वें घर में केतु की पोजीशन रहती है। राहु और केतु हमेशा वक्र गति से चलते हैं, यानी कि हमेशा उल्टा चलते हैं। जैसे अभी मीन राशि में थे तो अभी अब 11 नंबर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो राहु और केतु का सबसे बड़ा जो काम है आपके जीवन में, वो है आपको संशय देना, आपके डिसीजन गलत करवाना और आपको एंजाइटी देना, टेंशन देना। तो राहु अगर खराब रहता है किसी का, तो आप अपने आप में देखें कि राहु जब खराब रहेगा, आपकी कुंडली में नीच का रहेगा, या फिर राहु की महादशा या अंतरदशा चलती है। बहुत सारी कुंडलियां देखी है, जब राहु की महादशा में राहु की हुई अंतरदशा चलती है तो बड़ी बड़ी कैजुअलिटी हो जाती है, क्योंकि राहु कैजुअलिटी का कारक है, संशय का कारक है। कुछ ऐसा काम आपको करवा देगा जिसमें आप परेशान हो जाएंगे। तो राहु करवाता क्या, गलत डिसीजन भी दिलवाता है। और अगर आपका राहु अच्छा है तो अप्रत्याशित तरीके से ऐसा फल देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। इलेक्शन में कोई नेता गांव-गांव वोट मांगने जाता है, गांव में उसका बहिष्कार होता है, लेकिन रिजल्ट वाले दिन वही नेता जीत जाता है। क्या हो गया, राहु बहुत ही अच्छा था
और नेता को उसने रिजल्ट वाले दिन कुछ ऐसा हो गया कि इलेक्शन वाले दिन लोगों के मन में ये होगा कि नहीं इसी को वोट दे देते हैं। बहुत सारे सुपरस्टार फिल्मी दुनिया में ऐसे बने हैं कि फिल्मों को बड़े बड़े स्टार ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसी फिल्म को जब छोटे स्टार ने या संघर्षशील स्टार ने किया तो वो फिल्म सफल हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं, शाहरुख खान को जो पहली फिल्म मिली थी, उस फिल्म में जो मेन हीरो था अरमान कोहली, उसने फिल्म को रिजेक्ट किया और शाहरुख खान को फिल्म दीवाना मिली थी। तो मैं ये कहता हूँ कि हर किसी की कुंडली में जब अच्छा राहु रहता है तो इसी तरीके से शुभ फलों को देता है। शुभ फल बहुत सारे हो सकते हैं। अचानक आपका पेपर आपका भले ही खराब गया था, आपको लग रहा था कि पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, लेकिन आपने इतना बना दिया, मार्किंग कम हो गई और मतलब ये पेपर टफ था, मार्किंग कम पे भी सिलेक्शन हो गया। इलेक्शन में हो जाता है, इलेक्शन में चुनाव जीत जाते हैं। बिजनेस में भी आपको लग रहा था कि इस डील करने से मुझे बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अचानक शेयर बाज़ार की वजह से, म्यूचुअल फंड की वजह से किसी तरीके से आपको फ़ायदा हो गया। तो राहु का यही काम है। अगर अच्छा राहु रहेगा तो आपको अप्रत्याशित तरीके से शुभ फल देगा। खराब राहु रहेगा तो क्या करेगा, आपको इतना ज़्यादा संशय देगा, हर चीज़ में आपको डर लगेगा, हर चीज़ में आप संशय करेंगे, हर चीज़ में आपको लगेगा कि ये काम मैं करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से राहु और केतु का जो हिसाब किताब है वो अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। अब माना ये जाता है कि अगर कुंडली के अंदर में राहु आपका खराब है तो हम क्या करें, कुछ तो रेमेडी होगी ना। ज्योतिष में है क्या, यदि समस्या का पता चल जाता है तो समाधान है, और समाधान करने के बाद हर हाल में लोगों को सफलता तो मिलती ही देखी है हमने। जिसने जिस काम के लिए उपाय किया, ज्योतिषीय उपाय किया, उसका काम जरूर बनता है। ये एक तरीके से ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि काम उसी का बनता है जब उसको पता चल जाता है, मेहनत करता है और मेहनत के साथ साथ ज्योतिषीय उपाय करता है। तो अगर आपकी राहु अभी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, कर्क राशि वालों के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा वो ये है कि अष्टम भाव में राहु का प्रवेश। अष्टम भाव जो होता है वो कैजुअलिटी का होता है, मृत्यु का होता है, विदेश भ्रमण का होता है और किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र का होता है। तो राहु चूंकि हालांकि मित्र राशि में प्रवेश करेंगे, शनि की राशि में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति से दृष्ट भी रहेंगे, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव फल अगर आएगा भी तो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं, नव पंचम योग लगा हुआ है। तो राहु लेकिन अष्टम भाव में जाकर के गुह्य बीमारी देता है। गुह्य बीमारी का मतलब होता है जिसका डायग्नोसिस होने में थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो पता ही नहीं चल पाए कौन सी बीमारी है और आप परेशान होते जा रहे हैं। तो राहु अगर अष्टम भाव में जाता है तो शारीरिक व्याधि निश्चित रूप से देता है, तो थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। अच्छा क्या होगा, कर्क राशि वालों के लिए राहु जब अष्टम भाव में जाएंगे तो अष्टम भाव जो होता है अन्वेषण का होता है, अष्टम भाव जो होता है आपके विदेश यात्रा का होता है, अष्टम भाव जो होता है अकस्मात धन का होता है, अष्टम भाव जो होता है वो सट्टा लॉटरी वगैरह से धन प्राप्ति का होता है, किसी न किसी प्रकार का अप्रत्याशित जो शुभ फल होते हैं उनका होता है। तो अष्टम भाव में राहु के जाने से आपको यहाँ पर एक फ़ायदा तो मिलने वाला है। निश्चित रूप से कह देता हूँ 18 महीने के लिए राहु आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, और जिनकी राहु की महादशा चल रही है और राहु अगर उच्च का यानी कि वृषभ राशि का है या फिर मित्र की राशि का है, तुला राशि का है, मकर राशि का है, कुंभ राशि का, यहाँ तक कि बृहस्पति की राशि का भी है, तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल आपको मिलेगा और प्रत्याशित तरीके से मिलेगा। हाँ, दिक्कत यह है कि गुरु अभी द्वादश भाव में है, तो गुरु द्वादश भाव में रहने से कम अक्टूबर तक आपको किसी न किसी प्रकार से शुभ फल और अशुभ फल दोनों की प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति जब द्वादश में जाते हैं तो शुभ ग्रह होकर के द्वादश में जाने से क्या होता है कि शुभ फलों की प्राप्ति कम होती है, लेकिन गुरु की दृष्टि जिस घर पे पड़ती है वहाँ पे वो बहुत अच्छा करते हैं। तो गुरु की दृष्टि राहु पर भी पड़ेगी, गुरु की दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी, छठा रोग शत्रु कर्जा बीमारी इन सब पे पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको गुरु राहत देंगे। अष्टम भाव पे पड़ेगी, अष्टम भी चूँकि मृत्यु का घर है, बीमारी का घर है, षड्यंत्र का घर है, तो वहाँ पर भी जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी परिस्थिति में अनुकूल सुधार होगा। तो राहु 18 महीने के लिए आपकी राशि अष्टम भाव में आ गए हैं। अगर आप लोगों में से किसी की भी राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा अगर चल रही है तो कष्ट ज़्यादा हो सकता है, पहले ही बतला रहा हूँ, क्योंकि राहु की जब महादशा और अंतरदशा भी चल रही है, राहु अष्टम में चला गया तो नेगेटिव फलों को ज़्यादा देने की कोशिश करेगा। कोई भी प्लैनेट दोनों प्रकार के फल देता है, लेकिन जो नेगेटिव फल होते हैं उनको ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। तो राहु के लिए आपको करना क्या होगा, तो राहु के लिए एक तांत्रिक मंत्र है, बिल्कुल सिंपल सा, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। दूसरी, राहु का एक ही काट है। राहु किससे डरता है,
राहु अगर डरता है तो वो केवल और केवल शिव जी से डरता है। शिव जी की उसने बहुत ज़्यादा पूजा भी की, वरदान भी प्राप्त किया, और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है राहु। तो राहु के साथ क्या है, अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, पार्थिव शिव पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर भोलेनाथ की पूजा आप करते हैं, तो राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और इनकेस अगर राहु के की वजह से आपके जीवन में प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो भी रही है, तो आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या होता है, कोई भी प्लैनेट जो हमें दुख देने के लिए आ रहा है, कोई प्लैनेट हमें कष्ट देने के लिए आ रहा है, अगर हम उसके आगे हाथ जोड़ लें, अगर हम हाथ जोड़ लेते हैं, तो क्या होता है, उसका जो तेवर होता है वो नरम हो जाता है। तो राहु का बहुत आसान उपाय है जो हर कोई कर सकता है। बड़े मंत्र में बतलाता नहीं, बड़ी पूजा में किसी को बतलाता नहीं जो आप कर ही नहीं पाएँ, या फिर किसी से करवानी पड़े, खुद से आपको करना है। तो ओम रांग राहवे नमः का जो जाप है वो आप रेगुलर करें, 108 बार करें इससे, और भोलेनाथ की पूजा करें। राहु का 18 महीने के भीतर आपको कुछ न कुछ ऐसा चेंज देखने को मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि राहु के गोचर ने तो कमाल कर दिया। मित्रों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।